क्या आपको कोई भी निर्णय लेने में आपको घंटों तक समय लगता है? आप सोच में पड़ जाते हैं किसको चुने। द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली पुस्तक रोफेल डोबेली द्वारा लिखी गई है, जिसमें लेखक ने तर्क और निर्णय लेने की प्रक्रिया में होने वाली गलतियों और मानसिक तनाव पर प्रकाश डाला है। यह पुस्तक 99 छोटे छोटे अध्यायों में बंटी हुई है, लेकिन 10 महत्वपूर्ण अध्याय पर चर्चा करेंगे, जिसमें प्रत्येक अध्याय में एक विशेष प्रकार के मानसिक स्थिति या त्रुटि का विश्लेषण किया गया है, जो हमारी सोच को प्रभावित करती है। इन मानसिक स्थिति को पहचानकर हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपने जीवन को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य पाठकों को उनके मानसिक स्थिति से अवगत कराना है, ताकि वे अपने निर्णयों को अधिक तर्कसंगत और स्पष्ट रूप से ले सकें। आइए जानते हैं इस पुस्तक में बताई गई कुछ प्रमुख सोचने की गलतियों के बारे में। 1. फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट। हमेशा यह मानना कि सभी लोग हमारे जैसे ही सोचते हैं, यह एक सामान्य मानसिक स्थिति है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी विषय पर मजबूत राय रखते हैं, तो हमें यह लगता है कि बाकी लोग भी उसी राय से सहमत होंगे, परंतु यह सत्य नहीं होता है और इस तरह का सोचने का तरीका गलत निर्णयों की ओर ले जाता है। फॉल्स कंसेंसस एक मानसिक स्थिति है जिसमें हम यह मानने की सोच रखते हैं कि हमारे विचार, राय और विश्वास सभी लोगों के समान होते हैं। हम सोचते हैं कि जो चीज हमें सही लगती है वही बाकी सभी को भी सही लगती है, और इसलिए हम अपनी राय को दूसरों पर लागू करने की कोशिश करते हैं। यह भ्रम पैदा करता है कि हमारे विचार और दृष्टिकोण सर्वव्यापी हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। किताब द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली में रोफेल डोबेली ने इस मानसिक स्थिति को समझाया है। उनका कहना है कि लोग अक्सर अपने विचारों को बाकी लोगों की राय से अधिक मेल खाते हुए मानते हैं, जबकि दूसरे लोग विभिन्न पहलुओं, अनुभवों और विश्वासों के आधार पर भिन्न विचार रख सकते हैं। यह स्थिति समाज में गलत निर्णयों का कारण बन सकती है, क्योंकि हम दूसरों की राय को समझे बिना सिर्फ अपने दृष्टिकोण को सही मानते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि एक विशेष राजनीतिक पार्टी का दृष्टिकोण सही है, तो वह सोच सकता है कि उसके आसपास के सभी लोग भी इसी पार्टी के समर्थक होंगे। यदि उसे लगता है कि लोग उस पार्टी को नहीं चुनेंगे, तो वह खुद को और अन्य लोगों को गलत समझने का खतरा उठाता है। यह स्थिति विशेष रूप से उस समय हानिकारक होती है जब हम समाज या काम के माहौल में समूह दबाव का सामना करते हैं और हम बिना पर्याप्त विचार किए किसी राय को साझा करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हम महत्वपूर्ण निर्णयों में समझदारी से बाहर जा सकते हैं और केवल अपनी समझ के आधार पर दूसरों के विचारों को नजरअंदाज कर सकते हैं। इसलिए फॉल्स कॉन्सेंसस से बचने के लिए हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि दूसरों के विचार और दृष्टिकोण हमारे विचारों से भिन्न हो सकते हैं और हमें इन भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। 3. आदतों का प्रभाव। हमारे निर्णय अक्सर पिछले अनुभवों या शुरुआती जानकारी के आधार पर होते हैं, जिसे हम एंकर मानते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी वस्तु का मूल्य पहले 1000 रुपये था और फिर वह 500 रुपये में बिकने लगी है, तो हम इसे बहुत सस्ता समझते हैं, भले ही उसका वास्तविक मूल्य 500 रुपये भी हो। आदतों का प्रभाव एक मानसिक स्थिति है जिसमें हमारे निर्णय अक्सर पहले प्राप्त जानकारी या प्रारंभिक विचार पर आधारित होते हैं, जो हमें बाद में किसी अन्य जानकारी को सही तरीके से समझने में रुकावट डाल सकता है। इस प्रभाव के कारण हम किसी वस्तु या स्थिति का मूल्यांकन शुरुआती याद को ध्यान में रखते हुए करते हैं और बाद में आने वाली जानकारी को उसी याद में जोड़कर समझते हैं, भले ही वह सही न हो। किताब द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली में रोफेल डोबेली ने इस मानसिक स्थिति को विस्तार से समझाया है। उनका कहना है कि हम जब किसी निर्णय या विकल्प पर विचार करते हैं, तो शुरुआती जानकारी या संख्या को बहुत महत्व देते हैं और उसे बाद में आने वाली जानकारी के आधार पर सही या गलत मानने के बजाय वही एंकर बन जाता है। यह प्रभाव व्यापार, वित्त और व्यक्तिगत निर्णयों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक शर्ट खरीदने जाते हैं और दुकानदार पहले आपको 500 रुपये की शर्ट दिखाता है, फिर वही शर्ट 250 रुपये में दिखाता है,
तो आपको वह शर्ट सस्ती लगने लगेगी, भले ही असल में उसकी वास्तविक कीमत 250 रुपये हो। यह प्रभाव आपके निर्णय को प्रारंभिक सोच के आधार पर प्रभावित करता है। आदतों का प्रभाव हमें हमारी सोच में भ्रामक बना सकता है और हम गलत निर्णय ले सकते हैं। इससे बचने के लिए हमें अपनी सोच को प्रारंभिक याद से मुक्त रखना चाहिए और किसी भी निर्णय में तर्क संगत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। चौथा, ओवर कॉन्फिडेंस बायस। यह मानसिक स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे पास अधिक जानकारी और ज्ञान है, जबकि वास्तविकता में हम अपने निर्णयों को अधिक आत्मविश्वास से लेते हैं। यह भावनात्मक निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है और कभी-कभी हम अनावश्यक रिस्क भी उठाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस बायस एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, क्षमताओं और पूर्वानुमानों के बारे में अत्यधिक आत्मविश्वास महसूस करता है और यह मानता है कि वह सभी स्थितियों में सही निर्णय ले सकता है। इस मानसिक स्थिति के कारण लोग अपनी क्षमताओं का अति मूल्यांकन करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप वे रिस्क भरे फैसले लेते हैं। किताब द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली में राफेल डोबेली ने इस मानसिक त्रुटि को समझाते हुए कहा है कि यह स्थिति व्यक्ति को अपने ज्ञान और अनुभव को अधिक महत्वपूर्ण मानने के लिए प्रेरित करती है, जबकि वास्तविकता में हम अक्सर अपनी सीमाओं और गलतियों को नजरअंदाज करते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो निवेश के बारे में थोड़ा जानता है, वह यह मान सकता है कि वह बाजार में सही निर्णय ले सकता है, जबकि उसका अनुभव और जानकारी सीमित हो सकती है। इस प्रभाव का परिणाम यह होता है कि लोग गलत निर्णय लेते हैं क्योंकि वे अपनी जानकारी और क्षमताओं को वास्तविकता से अधिक महत्व देते हैं। यह व्यापार, निवेश और व्यक्तिगत जीवन में गंभीर परिणाम ला सकता है, जैसे कि बिना पर्याप्त जानकारी के रिस्क लेना या गलत फैसले करना। ओवर कॉन्फिडेंस से बचने के लिए हमें अपनी सीमाओं को समझना चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि हम सभी गलतियां कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने निर्णयों में आत्म मूल्यांकन के साथ साथ वास्तविक तथ्यों और आंकड़ों को भी ध्यान में रखें, ताकि हम अधिक सटीक और तार्किक निर्णय ले सकें। द डोर इन द फेस टेक्निक यह एक प्रभावी पद्धति है जो यह दिखाती है कि कैसे लोग बड़े प्रस्ताव को नकारने के बाद छोटे प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति पहले बहुत बड़ा उपहार देने की बात करता है और फिर एक छोटा उपहार देता है, तो हमें वह छोटा उपहार अधिक आकर्षक लगता है क्योंकि हमें पहले से ही बड़ा प्रस्ताव नकारने के बाद यह बेहतर लगता है। द डोर इन द फेस टेक्निक एक मानसिक रणनीति है जिसका इस्तेमाल लोग दूसरों को किसी बड़े प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद छोटे प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करने के लिए करते हैं। इसका नाम द्वार का प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि जब किसी व्यक्ति को एक अत्यधिक असंभव प्रस्ताव दिया जाता है तो वह इसे ठुकरा देता है और फिर उसी व्यक्ति को एक छोटा प्रस्ताव दिया जाता है जिसे वह अधिक संभावना के साथ स्वीकार करता है। किताब द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली में राफेल डोबेली ने इस तकनीक के बारे में विस्तार से बताया है और बताया कि कैसे यह सामाजिक मनोविज्ञान का हिस्सा बनती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति पहले आपसे कह सकता है, क्या आप मेरी मदद करने के लिए 1000 रुपये दान करेंगे? जब आप इसे अस्वीकार कर देते हैं तो वही व्यक्ति आपसे 200 रुपये का दान देने का अनुरोध करता है, जिसे आप अधिक आसानी से स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि 200 रुपये का प्रस्ताव 1000 रुपये से कहीं अधिक उचित लगता है। यह प्रभाव मानसिक स्थिति पर काम करता है क्योंकि बड़े प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद छोटा प्रस्ताव अधिक स्वीकार्य लगता है, भले ही दोनों प्रस्तावों का उद्देश्य समान हो। यह तकनीक सामाजिक और वाणिज्यिक परिस्थितियों में बहुत प्रभावी साबित होती है क्योंकि यह सामने वाले व्यक्ति को यह महसूस कराती है कि वह अधिक सहायक है और इसके बदले कम प्रयास कर रहा है। इस प्रकार द्वार का प्रभाव हमें यह सिखाता है कि हमारे निर्णय और प्रतिक्रियाएं अक्सर मनोवैज्ञानिक प्रभावों द्वारा नियंत्रित होती हैं और हम इन प्रभावों को समझकर अपने निर्णयों में अधिक सतर्क रह सकते हैं।
छठा, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। यह एक प्रकार की मानसिक त्रुटि है जिसमें हम अपनी हाल की यादों और अनुभवों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें हाल ही में किसी विमान दुर्घटना का समाचार मिला हो तो हमें यह प्रतीत होता है कि विमान यात्रा करना ज्यादा खतरनाक है, भले ही आंकड़े इसके विपरीत बताएं। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें लोग अपनी सोच और निर्णयों को उस जानकारी के आधार पर आकार देते हैं जो आसानी से उनके दिमाग में आती है। इसका मतलब है कि हम अपनी निर्णय क्षमता को वर्तमान घटनाओं या मानसिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रभावित करते हैं, चाहे वह जानकारी पूरी तरह से सटीक या वास्तविक न हो। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हम किसी घटना या जानकारी के बार बार सुनने या देखने के कारण उसे सामान्य मान लेते हैं, जबकि वास्तविकता में वह घटना दुर्लभ हो सकती है। किताब द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली में रोफेल डोबेली ने इस मानसिक स्थिति को समझाया है और उन्होंने बताया कि यह ह्यूरिस्टिक तब काम करती है जब हम किसी घटना के घटने की संभावना का मूल्यांकन करते हैं, लेकिन हम केवल उन घटनाओं को याद रखते हैं जो हमें हाल ही में देखी या सुनी हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने हाल ही में विमान दुर्घटना के बारे में सुना है तो वह यह मान सकता है कि विमान यात्रा खतरनाक है, भले ही विमान दुर्घटनाएं अत्यंत दुर्लभ हों। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक के कारण हम कई बार अपनी सोच में गलतफहमियां पाल लेते हैं। जब हम केवल उन घटनाओं या तथ्यों पर विचार करते हैं जो हमारे दिमाग में ताजे हैं, तो हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज कर सकते हैं। इस मानसिक त्रुटि से बचने के लिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हर घटना का मूल्यांकन तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर करना चाहिए, न कि केवल व्यक्तिगत अनुभव या हाल की जानकारी के आधार पर। 7, नुकसान से डर। मानव मस्तिष्क नुकसान को लाभ से अधिक महसूस करता है। उदाहरण के लिए, यदि हम 100 रुपए कमाते हैं तो हमें उतनी ही खुशी होती है जितनी कि हम 100 रुपए खोने पर दुखी होते हैं। यह सोचने की त्रुटि निर्णय लेने में रुकावट डालती है और हमें कई बार अनावश्यक सावधानी बरतने के लिए प्रेरित करती है। नुकसान से डर एक मानसिक स्थिति है जिसमें लोग लाभ के मुकाबले नुकसान को अधिक जल्दी से महसूस करते हैं। यह सिद्धांत यह बताता है कि एक व्यक्ति को किसी वस्तु या स्थिति के नुकसान से होने वाला दुख उसी वस्तु या स्थिति के समान लाभ से होने वाली खुशी से कहीं अधिक होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने 100 रुपये कमाए हैं तो उसे उतनी ही खुशी होती है जितनी कि 100 रुपये खोने से दुख होता है। किताब द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली में रोफेल डोबेली ने इस मानसिक त्रुटि को समझाया है। उनका कहना है कि नुकसान से डर हमारे निर्णयों को बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि हम रिस्क से बचने के लिए नुकसान की संभावना को अधिक गंभीरता से देखते हैं। यह मानसिक स्थिति हमें कभी-कभी अनावश्यक रूप से रिस्क लेने से रोकती है, भले ही वह हमें फायदा पहुंचा सकती हो, क्योंकि हम नुकसान को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी निवेशक को एक स्टॉक के गिरने से नुकसान हुआ हो तो वह उस स्टॉक को जल्दी बेचने के बजाय उसे लंबे समय तक रखने की कोशिश कर सकता है, सिर्फ इसलिए कि वह नुकसान को स्वीकार नहीं कर सकता। इसी प्रकार व्यापारियों और उपभोक्ताओं में भी यह मानसिक स्थिति देखने को मिलती है, जब वे नुकसान से बचने के लिए अच्छे अवसरों को नजरअंदाज कर देते हैं। नुकसान से डर के कारण लोग कभी-कभी अपने निर्णयों में पारदर्शिता और तर्क संगतता खो देते हैं। इससे बचने के लिए हमें नुकसान और लाभ के बीच संतुलन बनाए रखते हुए अपने निर्णय लेने चाहिए और अधिक विचारशील तरीके से किसी भी स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए। 8, ग्रुप थिंक। जब हम समूह के प्रभाव में होते हैं तो हम अपनी व्यक्तिगत राय को नजरअंदाज करते हुए समूह के विचारों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। इस प्रकार की सोच से ग्रस्त लोग अक्सर अपने स्वयं के दृष्टिकोण को खो देते हैं और केवल समूह की सहमति प्राप्त करने के लिए निर्णय लेते हैं, जो कई बार गलत हो सकते हैं। ग्रुप थिंक एक मानसिक स्थिति है जिसमें समूह के सदस्य अपने व्यक्तिगत विचारों और आलोचनाओं को छोड़कर केवल समूह की सहमति प्राप्त करने के लिए निर्णय लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है
कि समूह के सदस्य स्वतंत्र रूप से विचार नहीं करते और अक्सर गलत या अव्यावहारिक निर्णय लेते हैं। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब समूह के सदस्य समूह की एकता और सामूहिक स्वीकृति को व्यक्तिगत राय और तर्क संगतता से ऊपर मानते हैं। किताब द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली में रोफेल डोबेली ने ग्रुप थिंक के बारे में विस्तार से चर्चा की है। उनका कहना है कि यह मानसिक त्रुटि तब उत्पन्न होती है जब समूह का दबाव सदस्य के व्यक्तिगत विचारों और आलोचनाओं को दबा देता है। इसके परिणाम स्वरूप गलत फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी सदस्य विरोध नहीं करता और सभी निर्णय समूह की सहमति से होते हैं, भले ही वे सही न हों। उदाहरण के लिए, एक कार्य टीम के सदस्य किसी परियोजना पर विचार कर रहे होते हैं, लेकिन किसी सदस्य को लगता है कि प्रस्तावित विचार सही नहीं है। हालांकि समूह का दबाव और निर्णय की जल्दीबाजी उसे चुप रहने के लिए मजबूर कर देती है। नतीजतन समूह सामूहिक रूप से एक गलत निर्णय ले सकता है, जिससे बाद में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ग्रुप थिंक से बचने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि समूह के सदस्य स्वतंत्र रूप से विचार करें और आलोचनाओं का स्वागत करें। एक स्वस्थ समूह वातावरण में हर सदस्य को अपनी राय रखने और किसी भी विचार पर खुलकर चर्चा करने का अवसर मिलना चाहिए। यह दृष्टिकोण समूह के निर्णयों को अधिक सटीक और प्रभावी बना सकता है। 9वां, झुके हुए निर्णय। जब हम किसी काम में पहले से बहुत समय या धन निवेश कर चुके होते हैं, तो हमें उसे छोड़ने का विचार कठिन लगता है, भले ही वह अब लाभकारी न हो। यह संक कॉस्ट मानसिकता का उदाहरण है, जहां हम केवल पहले किए गए निवेश के कारण गलत निर्णय लेते हैं। झुके हुए निर्णय एक मानसिक त्रुटि है, जिसमें व्यक्ति पहले किए गए निवेश, चाहे वह समय, धन या प्रयास हो, को ध्यान में रखते हुए आगे के फैसले लेते हैं, भले ही वह निवेश अब किसी लाभकारी दिशा में न जाए। इसे संक कॉस्ट फॉल्सी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें लोग पहले से हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए गलत निर्णय लेने की प्रवृत्ति रखते हैं, बजाय इसके कि वे वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य की संभावनाओं का सही मूल्यांकन करें। किताब द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली में रोफेल डोबेली ने इस मानसिक स्थिति को समझाया है और बताया है कि जब लोग अपनी पहले की गई लागत को नकारात्मक रूप से अनदेखा नहीं करते, तो वे अक्सर गलत फैसले लेते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपये का टिकट लिया हो और यात्रा के दौरान उसकी तबीयत खराब हो, तो वह यह सोचकर यात्रा पर जाना जारी रखता है कि उसने पहले ही पैसे खर्च कर दिए हैं, भले ही अब यात्रा करना न तो सुखद हो और न ही लाभकारी। यह मानसिक स्थिति न केवल व्यक्तिगत निर्णयों में, बल्कि व्यावसायिक और आर्थिक निर्णयों में भी खतरनाक हो सकती है। लोग पहले किए गए निवेश के कारण अतिरिक्त संसाधन खर्च करने का निर्णय लेते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि यह निवेश अब निरर्थक हो चुका है। संक कॉस्ट फॉल्सी से बचने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने निर्णयों में वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य के संभावित लाभ को प्राथमिकता दें और पहले किए गए निवेश को एक गायब लागत के रूप में देखें, जिसे बदला नहीं जा सकता। सही निर्णय वही होता है जो वर्तमान समय और परिस्थितियों पर आधारित हो, न कि पिछली गलतियों पर। 10वां, प्रतिनिधित्व हायरार्की। यह मानसिक त्रुटि हमें चीजों को उनके पहले के उदाहरणों या श्रेणियों के आधार पर अनुमानित करने पर मजबूर करती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के पास एक बुद्धिमान व्यक्तित्व है, तो हम उसे अधिक योग्य मान लेते हैं, भले ही उसके पास आवश्यक ज्ञान या अनुभव न हो। एक मानसिक स्थिति है जिसमें हम किसी चीज या घटना के बारे में निर्णय लेते समय उसकी विशिष्टताओं या लक्षणों को सामान्य रूप से किसी बड़े समूह से तुलना करते हैं, बजाय इसके कि हम अन्य संभावनाओं को ध्यान में रखें। इसका मतलब यह है कि हम किसी व्यक्ति, स्थिति या घटना को एक सामान्य प्रोफाइल या आदर्श से जोड़कर देख लेते हैं और यह मान लेते हैं कि वह इस समूह का हिस्सा है, भले ही इस प्रकार की सामान्यीकरण में अक्सर त्रुटियां होती हैं। किताब द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली में रोफेल डोबेली ने इस मानसिक स्थिति को समझाते हुए बताया है कि जब हम किसी विशेष व्यक्ति या घटना को किसी बड़े समूह से जोड़ते हैं,
तो हम गलत निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति बहुत ही स्मार्ट और पढ़ा लिखा दिखाई देता है तो हम यह मान सकते हैं कि वह व्यक्ति डॉक्टर या वैज्ञानिक होगा, जबकि वह किसी अन्य पेशे में भी हो सकता है। हम किसी विशेष लक्षण, जैसे व्यक्ति की स्मार्टनेस, के आधार पर गलत तरीके से उसे एक व्यापक श्रेणी में डाल देते हैं। प्रतिनिधित्व ह्यूरिस्टिक का एक और उदाहरण वित्तीय निवेश में देखा जा सकता है। यदि कोई स्टॉक पहले अच्छे प्रदर्शन का उदाहरण प्रस्तुत करता है तो लोग उसे भविष्य में भी अच्छा प्रदर्शन करने के रूप में देख सकते हैं, भले ही वह कंपनी के वास्तविक भविष्य और परिस्थितियों से मेल न खाता हो। इस मानसिक त्रुटि से बचने के लिए हमें यह याद रखना चाहिए कि प्रत्येक स्थिति और व्यक्ति अनूठा होता है। किसी भी निर्णय को लेने से पहले हमें केवल सतही लक्षणों पर निर्भर रहने के बजाय अधिक गहरे तथ्यों और आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली हमें यह सिखाती है कि हमें अपने मानसिक स्थिति और भाव को पहचानने की आवश्यकता है ताकि हम अपने निर्णयों में अधिक स्पष्टता और तर्क ला सकें। इस पुस्तक में विभिन्न मानसिक त्रुटियों के उदाहरण और विश्लेषण दिए गए हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में आने वाली गलतियों को स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। लेखक ने इन मानसिक स्थिति के माध्यम से यह बताया है कि हम अपनी सोच को सशक्त और बेहतर बनाने के लिए इन भ्रांतियों से निपट सकते हैं। यह पुस्तक न केवल व्यक्तिगत निर्णय लेने के लिए बल्कि पेशेवर जीवन में भी सफलता प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करती है। अंतिम शब्द, सही निर्णय लेने के लिए हमें अपनी सोच को स्पष्ट और तर्कपूर्ण बनाना होगा और इसके लिए हमें अपनी मानसिक भ्रांतियों और भाव से अवगत होना चाहिए। द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली इस प्रक्रिया को समझने और सही निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मार्गदर्शन प्रदान करती है। अगर आपको यह फ्री की समरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक स्टोरी पाव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें।